नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा धाम की श्रृंखला का 18वां और 19वां चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य का जो भी अचीवमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो देखिए, आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो सबसे पहले मन में यही प्रश्न आना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती, जो देश की शुद्ध नेट नेशनल इनकम है उसमें देश की पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है वो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। कहाँ की, किसी देश की। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,05,579। ठीक है। और मध्य प्रदेश में क्या होगा, राज्य की जो जो राज्य की नेट इनकम है, जो राज्य की इनकम है, जो जहाँ किसी राज्य के लोग दूसरे जगह जाकर काम करके जो इनकम जनरेट करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, राज्य की पॉपुलेशन से हम भाग दे देंगे। तो जो निकल के आएगा वो हमारी राज्य की पर कैपिटा इनकम होगी। तो वो कितनी है, 1,52,615 रुपये। अब आप पूछेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में से सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि 2024-25 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है। और अगर एक कौन सी आपकी नॉमिनल रेट पर है, ठीक है, नॉमिनल के बेसिस पे। नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है समझना, इसको हम समझते हैं इजीली तरीके से। ठीक है। तो जब भी रियल की बात होगी तो रियल में हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी। रियल में दोनों ही कम है, लेकिन नॉमिनल में क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जैसे आज आप 100 रुपये में जितना खरीद पा रहे हो, क्या आज से ठीक 2011-12 में 100 रुपये में कितना खरीद पा रहे थे। तो ये होती है आपकी रियल। जैसे मान के चलो आप 100 रुपये में कोई चीज़ को खरीद पा रहे थे, 10 क्वान्टिटी 2011-12 में। 100 रुपये में कितनी, 10 क्वान्टिटी खरीद पा रहे थे 2011-12 में। ठीक है। और आज आप नॉमिनल में देखें अगर, तो नॉमिनल आपका बढ़ गया है। ठीक है। अब 100 रुपये में आप कितना, 100 का आपका कितना हो गया, 100 का मान के चलो आपका 500 हो गया। लेकिन आप क्वांटिटी कितनी खरीद पा रहे हैं, 10 ही खरीद पा रहे हैं। तो क्या पर कैपिटा इनकम या फिर ग्रोथ हुई है, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपकी क्वांटिटी सेम है। ये रियल बताता है। रियल क्या कहता है कि स्थिर जो प्राइस हैं उन पे देखेंगे हम कि पर कैपिटा इनकम या पर जीडीपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो हाँ, इधर पे ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन क्या हुआ कि इधर पे नॉमिनल के हिसाब से 400 रुपये बढ़ गए ना हमारे। तो जो प्रचलित होता है, नॉमिनल होता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। रियल जो होता है वो रियल ग्रोथ दिखाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से इसको प्रयास करेंगे समझाने का। ठीक है। तो आपकी जो नॉमिनल में रहेगी वो कितनी रहेगी, मध्य प्रदेश की 1,52,615, और भारत की रहेगी 2,05,579। और स्थिर भावों पे हमेशा कम रहेगी, और यही आपका रियल ग्रोथ बताएगी। रियल ग्रोथ जो रहेगी ना आपकी, वो यही बताएगा। ठीक है। रियल ग्रोथ कहीं की भी हो लो, चाहे आप पर कैपिटा इनकम देखो, चाहे आप जीडीपी देख लो, जहाँ भी रियल लगा होगा वहाँ पे रियल ग्रोथ है। ठीक है। नॉमिनल रियल ग्रोथ नहीं बताती। ये प्राइस दर, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ दिखाने लगेगी, प्राइस दर ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ दिखाने लगेगी। तो ये रियल नहीं बताती। ठीक है। और रियल में कितना है, 70,434 मध्य प्रदेश का, और भारत का 1,14,705। अब मार्च 2021 का डेटा देखते हैं इसमें बैंकिंग के बारे में। तो प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितने हैं, प्रति लाख पे हैं ये। ठीक है। तो कितने हैं, मध्य प्रदेश में 10 हैं और भारत में 12 हैं। प्रति व्यक्ति जमा राशि कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 70,281 और भारत में 1,40,492 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पर कैपिटा इनकम, आपको याद रखना है। ठीक है। ऋण जमा अनुपात कितना है आपका, तो मध्य प्रदेश में 67.4 है, 67.4, और भारत का है 71.9। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। फिर इसके बाद चलते हैं जन्म दर पे। तो जन्म दर देखी जाती है आपकी प्रति हज़ार पे, पर 1000 पे देखी जाती है। तो मध्य प्रदेश में 24.1 रहेगी और भारत में 19.5 रहेगी। ठीक है। मृत्यु दर कितनी है, प्रति हज़ार पे देखी जाती है। मध्य प्रदेश में 6.5 है, 6.5, और भारत में 6 है। और शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार जीवित जन्म दर पर देखी जाती है, 43.3 है मध्य प्रदेश में, और भारत में 28। तो जो भी अभी तक अपन ने डेटा पढ़े हैं जिनमें भी खराब स्थिति है तो वो मध्य प्रदेश की है। ठीक है। भारत की अच्छी स्थिति है इन सब चीज़ों में भी।
फिर देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का 236 है और भारत का 382 है। तो इस चीज़ में मध्य प्रदेश अच्छा है, ठीक है, मध्य प्रदेश इस चीज़ में अच्छा है क्योंकि भारत ज़्यादा डेंस है मध्य प्रदेश की तुलना में। पुरुष स्त्री अनुपात में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की स्थिति फिर से खराब है, 931 और भारत की 943। इसमें क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखी जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर 1 और 11 के बीच में, 2001 और 11 के बीच में, तो जो वृद्धि दर है मध्य प्रदेश में ज़्यादा है 20.3 और भारत में है 17.7, ठीक है। कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, मुख्य प्लस सीमांत कार्यशील, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है 43.5 और भारत में है 39.8। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में है 72.4 ग्रामीण जनसंख्या और भारत में है 68.9 ग्रामीण जनसंख्या। इनको तो याद ही करना पड़ेगा, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जो लॉजिक था, जो समझने का था, वो हम ऊपर समझा दिए हैं। इसमें पर कैपिटा इनकम ही समझने की थी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो 32.6 आती है आपकी मध्य प्रदेश में, 25.5 आती है आपकी भारत में, ठीक है। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक कितने हैं, तो 31 लगभग 1/3 और भारत में लगभग 1/5, ठीक है। कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतीहर मजदूर कितने हैं, 38.6 है खेतीहर मजदूर मध्य प्रदेश में और लगभग उसका आधा है भारत में, 17.9। कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी कितने हैं, तो 3% आपके मध्य प्रदेश में और भारत में 2.6%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में 15.6 और 16.6 है आपकी भारत में। अब यहाँ पे क्या उल्टा हो जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है और देश में क्या है, शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है, ट्राइब कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट कितने हैं, 15.6 और भारत में 16.6। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, 21.1% और भारत में 8.6%, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। फिर चलते हैं हम पवन ऊर्जा पे। तो पवन ऊर्जा मेगावाट में देखेंगे हम, ऊर्जा को जो भी एनर्जी की बात रहेगी ये मेगावाट में देखेंगे। तो पवन ऊर्जा में 15,404 मेगावाट है हमारा मध्य प्रदेश का और 6,95,509 मेगावाट है आपका भारत का, ठीक है। सौर ऊर्जा में 61,660 मेगावाट है और 7,48,990 मेगावाट है भारत का, ठीक है। 1386 सबसे कम कौन सी है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी है हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा हमारे पास सौर ऊर्जा है अगर मेगावाट में देखा जाए तो, और पवन ऊर्जा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बायोमास, ठीक है। 7,48,990 जो है भारत में है किसका, सौर ऊर्जा का। बायोमास का कितना है मध्य प्रदेश में, 1386 मेगावाट और 42,312 मेगावाट है आपका भारत में। लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तो केरल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें आपका प्रतिशत में, तो कुल कितनी लिटरेसी है, साक्षरता 69.3% और भारत में है 73। पुरुष की बात की जाए तो 78.7%, भारत में 80.9% और स्त्री की बात की जाए तो 59.2% और भारत में 64.6%। तो इन सब तीनों चीज़ों में भी भारत की स्थिति मध्य प्रदेश से अच्छी है, ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है, तो जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है, एक कि जीवित रहने की जो औसत आयु है, अवधि जो है, उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। तो जीवन प्रत्याशा 2021 से 25 तक देखें तो भारत में क्या है, पुरुष की जो है 69.4% है, केरल में सर्वाधिक है और न्यूनतम मध्य प्रदेश में है। इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को इसलिए याद रखना है क्योंकि सबसे कम मध्य प्रदेश में है, मतलब पूछ ना लिया जाए कभी। महिला का क्या है 72.70% और केरल में कितना 79.20% और उत्तर प्रदेश में है 69.10%। अब फर्टिलिटी रेट क्या होता है, स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होता है। सामान्य भाषा में बच्चा पैदा कर सकने की आयु जो होती है 15 से 49 वर्ष की होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जो आमतौर पर बच्चा पैदा कर सकने की जो आयु है तो 15 से 49, तो मेरे ख्याल से इसको चेंज करना चाहिए। भले ही इस टाइम पे बच्चे कर सकते हैं लेकिन फर्टिलिटी रेट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको चेंज होना चाहिए क्योंकि 18 से पहले हमारे यहाँ शादी नहीं हो सकती। तो इसको डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, दोनों में मतलब असंगत हो रहा है, तो इसको थोड़ा रिफॉर्म आना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप लोगों की अलग सोच हो सकती है। तो सामान्य भाषा में बच्चा पैदा कर सकने की आयु जो है 15 से 49 वर्ष वाली मानी जाती है और प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जो होती है वो फर्टिलिटी रेट होती है, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये जो इंडेक्स निकालता है SDG इंडेक्स कौन निकालता है? तो अब हमारे भारत में निकालता है नीति आयोग, ठीक है। SDG इंडेक्स प्रगति को मापने के लिए विश्व का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप है, ठीक है। इसमें स्कोरिंग कितना होता है? 0 से 100 तक होता है। और इसमें अचीवर बोलते हैं जिसको 100 स्कोर कर लिया जैसे ना, वो अचीवर है। फ्रंट रनर होता है आपका 65 से 99, परफॉर्मर होता है आपका 50 से 64, और एस्पिरेंट होता है 0 से 49। अभी याद रखना है क्योंकि पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। सूचकांक कौन जारी करता है? इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। प्रथम संस्करण कब आया था? 18-19 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिसंबर 2018 में आया था। दूसरा, तीसरा, चौथा, और अभी कौन सा आया 23-24 के बाद? 24-25 का नहीं आया, ठीक है, 23-24 का ही है हमारे पास, चौथा ही है अभी, ठीक है। ये कब आया था? जुलाई 2024 में आया था। 23-24 में केरल का स्थान 79 स्कोर के साथ देश में पहला है। अब देखो 79 स्कोर किया केरल ने, तो वो किस में आएगा इन 4 में से? तो वो आएगा फ्रंट रनर में आएगा, ठीक है, 79 स्कोर के साथ। सूचकांक 23-24 में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? 67 है, तो मध्य प्रदेश भी किस में आएगा? फ्रंट रनर में आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश ने 18-19 से वर्ष 2021-20 के 3 वर्षों में कुल 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति बनाए रखी। जो लक्ष्य कौन से हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 और 16। मध्य प्रदेश ने वर्ष 18-19 में 2020-21 के बाद सतत विकास सूचकांकों में 10 अंकों की प्रगति की है। 2020-21 में SDG इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश का समग्र SDG स्कोर कितना था? 62 था। तो पहले हम किस में आते थे? पहले हम आते थे परफॉर्मर में, अब हम फ्रंट रनर में आते, ठीक है। तो 23-24 के हिसाब से डेटा देखें ना अगर, तो SDG जो पहला है वो कौन सा है? जीरो हंगर, ठीक है, नो पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना, ठीक है। तो देश में स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का? 19वां है। स्कोर कितना है? 67 है, और फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या है, कौन से नंबर कौन सा है, इसको याद रखना है। दूसरा आपसे प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, तो हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? तो हम 67 के साथ क्या है? फ्रंट रनर हैं, ठीक है, 67 स्कोर के साथ फ्रंट रनर हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं? तो 17 होते हैं। इसका जो इंडेक्स होता है वो कौन जारी करता है, कौन इशू करता है? तो नीति आयोग करता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आता है जीरो हंगर, दूसरे नंबर पर जीरो हंगर। फिर आता है हेल्थ, और फिर शिक्षा की बात होती है। फिर लैंगिक समानता की बात होती है आपकी 5वें में, लैंगिक समानता। फिर जल और स्वच्छता नंबर 6 में, स्वच्छ ऊर्जा नंबर 7, आर्थिक विकास नंबर 8, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक है, इंडस्ट्रीज इनोवेशन और इनोवेशन, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आएगा 9 में आएगा। असमानताओं में कमी, ठीक है, इनइक्वलिटीज़ को कम करना, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास करना 11 में, उपभोग और उत्पादन करना 12 में, जलवायु परिवर्तन 13 में, जल में जीवन 14 और भूमि पर जीवन 15, शांति और न्याय 16 में, और 17 में करना भागीदारी से ये सब अचीव करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और SDG तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पर्टिकुलर को याद रखो, तो हम ओवरऑल याद रखना है हमें, ठीक है। और इसको लेकिन विशेष रूप से याद करना है कि 0 से 49 तक क्या होता है, और 50 से 64 तक क्या होता है, 65 से 99 तक क्या होता है, और 100 में क्या होता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि एस्पिरेंट कितने में होता है? 50 से कम में एस्पिरेंट। फिर 50 से 64 होता है परफॉर्मर। फिर फ्रंट रनर होता है आपका 65 से 99, और फिर 100 में अचीवर आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक बार नेट सेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, UGC नेट JRF का, तो UGC नेट JRF में एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले कौन कौन से हैं? बैतूल, इंदौर, विदिशा। मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2021 में कौन सी बार? 7वीं बार। मिलेट्स को अक्सर सुपर फूड कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, सुपर फूड की संज्ञा कैसे दी गई है? तो मिलेट्स को, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश की राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पर पहल शुरू की है, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को MSP पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देती है। 2022-23 में मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक अनुदान और ऋण एशियाई बैंक ने दिया है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, ठीक है। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्यों होती है? नेशनल इनकम क्यों नहीं होती है?
सोच के बताइएगा इस चीज़ को, ठीक है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया गया है जो एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर के सहयोग से किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दो प्रश्न बन सकते हैं, ये ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे है, तो भोपाल में है, स्थापित हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह ने इसको सहयोग किया है, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक और सिंगापुर के सहयोग से हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। 2018 के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। 2016 में गठित आनंद संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव मनाया जाता है। 2016 में गठित हुआ था आनंद संस्थान, जो प्रतिवर्ष 14 से 28 जनवरी के बीच आनंद उत्सव मनाता है। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जून 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी की स्थापना अक्टूबर 1981 में की गई थी। वन लाइनर फैक्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में ई गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो गिरदावरी क्या होते हैं, किसान खुद यहाँ पे अपडेट कर देगा कि कितनी फसल कितनी जगह में हमारी कौन सी फसल लगी हुई है, और उधर पे लोकेशन वगैरह डालनी पड़ती, तो वो अपनी लोकेशन पे जाके किसान खुद बता देगा, ठीक है। इस चीज़ को तो इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा ये। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक परफॉर्मेंस की स्थापना, क्रिप्स की स्थापना कब हुई, भोपाल में 1997 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला हेल्पलाइन 181 सेवा शुरू की गई। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के 6 धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ग्वालियर का किला, कुंडी भंडारा बुरहानपुर, याद रखना कहाँ पे है। चंबल घाटी की पत्थर कला, भोजेश्वर या भोजपुर मंदिर कहाँ पे है, भोजपुर में, ठीक है, भोपाल के पास। रामनगर मंडला के गौड़ स्मारक और धामनार मंदसौर में। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में म्यूजिक गतिविधि हेतु शामिल किया गया है। अब इसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सीड्स 5 किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, तो दवा उत्पाद का करता है, खाद्य उद्योगों में अवशेष और अपशिष्ट तैयार करता है, एनीमा, कपास का करता है, परमाणु रिएक्टर का, बॉयलर मशीनरी का और यांत्रिक उपकरण का। अन्न बनाया कपड़ा लेख, सेट पहना कपड़ा लेख, ठीक है। तो ये याद रखना सबसे ज़्यादा किसका करता है, दवा का करता है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा जिला करता है, तो इंदौर करता है, इंदौर। और फिर धार करता है आपका, फिर रायसेन, सीहोर, सिंगरौली। यहाँ पे याद रखना ग्वालियर और भोपाल, जबलपुर टॉप 5 में नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। इंदौर नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, तो 2020-21 से कम हुआ है। अभी देखें आप तो 1544 करोड़ से 1560 हुआ था 21-22 में, और 22-23 में 309 करोड़ रह गया, और 23-24 में 195 करोड़ रह गया, ठीक है। तो कम हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। कितना है, 195 करोड़ है 23-24 में। फिर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2022 जारी करता कौन है, इसका नीति आयोग है। राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 4 स्तंभों में विभाजित है। पॉलिसी, व्यावसायिक परिस्थितिकी, उधर का मतलब इकोलॉजी कैसी है, कैसी इकोलॉजी है उधर पे बिजनेस को लेके, ठीक है। और निर्यात पारिस्थितिकी, एक्सपोर्ट इकोलॉजी, ठीक है। और निर्यात प्रदर्शन, राज्य का स्थान एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में 12वां और भूमध्य श्रेणी में 5वें स्थान पर था। मध्य प्रदेश नीति स्तंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसका स्कोर 98.68% रहा। उम्मीद करता हूँ आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ में डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप लोग के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है कि हमने आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई श्रृंखला शुरू करी है, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी का संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएगी आपके लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से लेकर 2.5 महीने में आपका पूरा वीडियो अपलोड हो जाए, पूरा कंटेंट अपलोड हो जाए, और जो हमारा जो भी क्लासेस रहेंगी, लेक्चर रहेंगे, वो आपके PYQ बेसिस रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो ना हम उसमें फालतू का पढ़ेंगे ना कुछ कम पढ़ेंगे, हम जितना भी पढ़ेंगे PYQ को देख के पढ़ेंगे, और उससे एक कदम आगे ही चलेंगे कि पेपर अगर अपना पैटर्न बदलता है तो हम कंफर्टेबल फील कर पाएँ और हम पहुँच पाएँ अपने लक्ष्य तक, सफलता तक। और जैसे कि हमारी योगदान एकेडमी का ध्येय यही है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो, तो हम इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, पूरा सहयोग आपका करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।